नमस्कार, मैं सी रविशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस पाठशाला से। डियर, हमने पीछे लेक्चर में बात किया आपके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट पे। और क्वालिटी मैनेजमेंट पे हमने बात क्या किया है कि आखिरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने को बेहतर बनाना है, तो अपने क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट की देनी पड़ेगी, साथ साथ सर्विसेज की, ताकि कस्टमर आपसे डिलाइट हो और आपके साथ रिटर्न रहे। क्योंकि फर्स्ट टाइम कस्टमर के आने से प्रॉफिट कभी भी नहीं बनता, हमेशा सेकंड टाइम और मल्टीपल टाइम आने से बनता है। कोई भी सेलर जब पहले बार आपको कोई सामान बेचेगा तो ध्यान रखना, सस्ता बेचता है। वो उम्मीद में बेचता है कि आप पहले बार सस्ता लेके जाएंगे, फिर आपको लगेगा सस्ता है, तो फिर से फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर लगेगा कि सरकार ये रेगुलर कस्टमर है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन ले सकते हैं। यानी हमारा सबसे पहला मोटो है कि हमारा प्रोडक्ट में बिके और रेगुलर बेसिस पे बिके। रेगुलर बेसिस पे तभी बिकेगा और पहले से मल्टीपल में तभी बिकेगा जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए एक छोटा सा टूल पढ़ा था हमने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझें कि आखिरकार क्वालिटी को अगर हम बेहतर ना करें तो किस किस तरह का शिकायतें आ सकती हैं और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। डियर, नोकिया का बैटरी BL5C, ये आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इसको रिप्लेस किया गया था और इसके लिए बड़ी लंबी कतार खड़ी थी। पहले नोकिया 2 बैटरी देती थी अपने कस्टमर को, एक लगा के और एक अलग से, कि जब बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो आप अलग से बैटरी लगा लें। लेकिन इस बैटरी का सबसे अच्छा खूबसूरत हिस्सा ये रहा कि बैटरी जब चार्ज में, मोबाइल जब चार्ज में लगा रहता था, वो ज़्यादा चार्ज होने के कारण मोबाइल में हिट होने के कारण मोबाइल जब हिट होता था तो आग पकड़ लेता था, फायर पक हो जाता था डियो। और आग के लगने से ही मोबाइल ब्रस्ट करता था। उसके ब्रस्ट होने से हो सकता था कंज्यूमर भी अफेक्टेड हो, जो यूज़र है, साथ साथ मोबाइल भी। इसलिए बड़ी शिकायतें तो नहीं, लेकिन हाँ 100 शिकायतें आने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि आखिर का कारण क्या है। तो कारण से हमें पता चला कि सरकार, जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो बैटरी ही पूरा का पूरा लॉट जो आया है वो बर्बाद है, बकवास है, गलत है। जिसके कारण आपको पता होगा, एक घटना 2005 की है और 2005 के ऑनवर्ड्स जो कंपनी कौन सा है अपना नोकिया, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। डियर, सवाल ये है कि आपका जब क्वालिटी फेलियर हो जाए, पब्लिक के सामने हो जाए, तो 2 तरीका है। एक तो आप एक्सेप्ट कर ले कि सरकार हमसे गलती हो गई है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है मेरे बच्चे कि पब्लिक को जब पता चलेगा कि भैया आपने अपनी गलती खुद ही मानी है, तो यानी इसमें फ्यूचर प्रोडक्शन में भी वही हालत रहेगा। तो इसके कारण आपका मार्केट शेयर गायब हो जाता है। और आपको ही पता है, नोकिया के बाद सैमसंग आ गया 2005, 6, 7 के बाद ऑनवर्ड्स। तो एक छोटी सी गलती, एक बैटरी का रिप्लेसमेंट भी बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है। दूसरा, जब कंपनी रिप्लेस करता है तो कंपनी सोच के करता है कि सरकार हम इसका बेनिफिट लेंगे। कस्टमर सोचेगा कि कितना बढ़िया कंपनी है कि हमारे लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन इस ऐसा कुछ नहीं है डियर, आपका कंपनी का रेपुटेशन एक बार जो बर्बाद हो गया सो बर्बाद हो गया। फिर से रीस्ट्रक्चर करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जरा देखे तो सही कितना रिप्लेसमेंट हुआ था। इन्होंने रिप्लेसमेंट भी तो करी है डियर, 4 करोड़ एंड 60 लाख, 4 करोड़ 60 लाख एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपने बुलाया कि सरकार हमने जो सामान बेचा है वो सामान ही गलत है। आपने खुद जब मान लिया तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कस्टमर फिर से आपके पास आएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। और फाइनेंशियल लॉस तो है ही 17 करोड़ एंड 20 लाख का, वो भी डॉलर में सरकार। तो आप समझ सकते हैं, आप छोटा सा प्रॉब्लम क्या आया, 100 मोबाइल में ओवर हीटिंग होने के कारण आग पकड़ लेना, और अगर आप नहीं करते रिप्लेसमेंट तो मामला कोर्ट में चला जाता और कोर्ट का मामला तो और ज़्यादा दुखदाई हो जाता। इसलिए आपको आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर ख़राब है तो एक्सेप्ट करना ज़्यादा सही है। नहीं एक्सेप्ट करने पे तो जो भी अभी नोकिया थोड़ा बहुत बिकता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको खरीद लिया, और अगर ऐसा नहीं होता तो और बुरी हालत होती। खैर, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, सोनी बैटरी। आपको भी पता होगा बैटरी, और सोनी खासकर सोनी का वायो मैंने भी यूज़ किया है, बेहतर चलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा चला के डियो वायो का। उसके बटन्स भी बड़े स्मूथ हैं, सब कुछ स्मूथ है डियो। लेकिन फिर भी एक फेलियर रहा, और फेलियर का एक मुझे जहाँ तक कारण रहता है, उन्होंने 9,60,000 अपने बैटरी को रिप्लेस किया। अपने पीसी बैटरी बोले तो लैपटॉप के बैटरी को। अब जरा खुद से सोचे, अगर बैटरी अगर चेंज होगा तो फिर से क्यों वही ओवर हीटिंग, वही आग लगना। और कस्टमर जब खुद ही जान गया कि सरकार आपका ओवर हीटिंग हो रहा है, लैपटॉप में आग पकड़ रहा है, तो बड़ी इशू हो जाती। आपको पता होगा नैनो में, नैनो सबसे बड़ा कारण यही रहा नैनो के फेलियर का
दो गाड़ियों में आग लग गई, मार्केट में हल्ला हो गया, भैया ये तो चलता ही नहीं है। मार्को पोलो, टाटा मार्को पोलो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सोल्ड थी टाटा कंपनी के द्वारा जब यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो। लेकिन उसमें 2-3 में चलते चलते में आग लग गया। फिर से आपको देखा होगा अब JBM करके कंपनी है वो देती है, फिर उसके बाद अशोक लेलैंड का आता है। रीज़न क्या है? अगर आपने एक बार छोटी सी गलती कर ली, छोटी सी सेविंग आपके कंपनी के रेपुटेशन की वट लगा सकता है। तो कंपनी का रेपुटेशन वट ना लगे, ये भी बंद हो गया सरकार, देखना सोनी भी बंद हो गया, दूसरा आपका ये नोकिया भी बंद हो गया, लगभग दोनों चीज। एक और एग्जाम्पल है डियर, रिप्लेसमेंट ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकिन ये सबसे मेजर एग्जाम्पल है रिप्लेसमेंट ऑफ टायर। जानते किसके द्वारा? फोर्ड कंपनी ने 13 लाख टायर चेंज किए। उन्होंने खुद माना कि सरकार हमारे जो टायर है वो गलत बने। इसकी और बड़ी कहानी है, सरकार जब टायर चलती थी ना रोड पे, तो रोड पे चलने के कारण टायर घिसती थी और घिसते 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 गाड़ी में आग लग जाती थी। अब गाड़ी में आग लगने का आप समझ ही सकते क्या हालत होगा। वैसे कि इसमें जब पता लगाया कि आखिर का क्या कारण है गाड़ी में आग लगने का, तो पता चला कि टायर की क्वालिटी बहुत ही रद्दर क्वालिटी का है जिसके कारण आग लग जाता है। अब एक बात सामने से, 13 लाख रिप्लेसमेंट सिंपली मीन 4 अगर टायर देते हैं किसी को तो 4 से डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3-3.5 लाख एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपने हाथ जोड़ा कि सरकार हमने जो आपको सामान बेचा है वो गलत बेचा है, गलत बेचा है। हाँ हाँ, अब सीएट का टायर लगाते हैं। तो पहले जो टायर था वो 30 साल के पार्टनरशिप के साथ था। उन्होंने बोला भैया हमें आपका पार्टनरशिप नहीं चाहिए, आप अपना देखो हम अपना देखें। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर क्वालिटी बेहतर नहीं होगा तो सबसे बड़ा नुकसान यही है सरकार कि आपकी क्वालिटी के खराब होते ही आपका जो कंपटीटर है वो भी आपका कस्टमर बाय बाय करके चला जाता है। इसलिए क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, बेहतर होना ज़रूरी है। आइए पहले क्वालिटी का होना ज़रूरी है। डियर इस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें, किस तरह से हम बेहतर बनाएं? तो डियर एक बात, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आप बनाएंगे और उसमें शिकायतें नहीं आएंगी, शिकायत आएगी। कोशिश कीजिए कि वो शिकायतें न हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो या न हो। बेटा सबसे पहला बात, हम रॉ मटेरियल मान ले खरीदे, हमने रॉ मटेरियल खरीदा कहाँ? सप्लायर से। सप्लायर से कहाँ आता है? स्टोर में। स्टोर से कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग से कहाँ आता है? वेयर हाउस से। वेयर हाउस से लेके सेल्स स्टोर तक। यहाँ तक अगर किसी तरह का नुकसान हो गया, कहाँ तक मेरे बच्चे? इस कस्टमर को भेजने से पहले अगर यहाँ तक नुकसान है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फेलियर। कौन सा फेलियर? इंटरनल फेलियर। यानी अगर हमने प्रोडक्ट बनाया या बनाने के प्रोसेस में किसी तरह का नुकसान हुआ, ध्यान रखना नुकसान हुआ, सुधारने की बात नहीं चल रही है, नुकसान हुआ तो अपन इंटरनल फेलियर कहते हैं। अगर कस्टमर को बेच दिया, जरा ध्यान से देखना, अगर कस्टमर को बेच दिया तो 3 एग्जाम्पल अभी बताया हमने, नोकिया, फोर्ड और साथ ही साथ आपका सोनी कंपनी। अगर एक कस्टमर के पास चला गया गलत प्रोडक्ट तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ढोल पीट पीट के आपका और मार्केट खराब कर लेगा। तो एक बात ध्यान रखें, इंटरनल फेलियर तो बेहतर है। इसीलिए कहा गया रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोए, झूठी उठ रही हैं लोग सब बाटी न सके को है। हे रहीमन, मन की अगर दर्द है, दुख है, दुविधा है तो मन में ही रखिए। बाकी बाहर को अगर पता चल जाएगा तो और ढोल ढोल पीटेगा, वो मदद नहीं करेगा आपका। तो बात बिल्कुल साफ और सुथरी सी, हमें क्वालिटी इन्हांस करना है। क्वालिटी में अगर शिकायत भी है तो एक्सटर्नल फेलियर नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए। लेकिन सरकार फेलियर होगा क्यों? आपने काम किया फेलियर हो जाए, बात ठीक नहीं। तो आपको फेलियर को रोकने के लिए एक खर्चा करते हैं अपन प्रिवेंशन। बहुत हुआ, प्रिवेंशन मिस होता है डियर। जब काम हमें स्टार्ट करें उससे पहले जो नुकसान हम अपने आप को रोकने का कोशिश करते हैं, रोकते हैं ताकि हमारा नुकसान हो ही नहीं, हम उसको, उस खर्चे को हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। जैसा क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट की बात, नया डिज़ाइन बनाने की बात, अच्छे रॉ मटेरियल लेने की बात, वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की बात, ये सारे के सारे प्रिवेंशन है। और हमेशा ध्यान रखना है जितना भी हमने नाम लिया एक काम शुरू करने से पहले होता है। लेकिन दूसरा, आपने टारगेट तो बना लिया, आपने टारगेट बनाया कि विद इन द सिलेबस, विद इन द टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आप बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन क्या ये होता है? इसको चेक करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। ये भी प्रिवेंशन है, रोक देगा। गलती हो रही थी, अभी तक हुई, आगे नहीं होने दूंगा। लेकिन वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, आगे अगला है डियर अप्रेजल। शिकायत आपने जो सेटल करने के लिए प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया है, रोकने का प्रोग्राम बनाया है, उसको एक बार क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा
कि आखिरकार क्या हो रहा है, सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। डियर, ए है आपका अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल मीन्स होता है आप अपने आप को क्रॉस चेक करते हैं, क्या हमने जो टारगेट बनाया है क्या एग्जैक्टली वैसे है, क्या हमने जो सोचा है क्या हमारा काम उसी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो अपना कौन सा खर्चा है डियर, अप्रेजल कॉस्ट। डेमिंग साहब ने दो हिस्से में बांटा है, एक है फेलियर, दूसरा है प्रिवेंशन अप्रेजल। इसके लिए कॉन्सेप्ट भी अपने हिस्से में, प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर कॉन्सेप्ट, पीएफ मॉडल। पीएफ मॉडल भी यही कहता है प्रिवेंशन अप्रेजल पे खर्चा करेंगे तो आपका इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कम होगा। मैं फिर से बता दूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिड्यूस करने का सबसे बेहतर तरीका है क्लास प्रॉपर ले और साथ ही साथ आप उसको सही से रिवाइज करते चले। तो ये हमारा क्वालिटी कॉस्ट था। ये मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इसका जरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिरकार क्वालिटी और कंट्रोल लगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आखिरकार उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, किस तरह का फायदा होगा और क्या कर सकता है। डियर, आपके स्टडी मटेरियल में एक केस स्टडी है, अगर नहीं भी है तो हमने वैल्यू एडिशन किया है। पेज नंबर 2.11 हमारी किताब का है बेटा। टाटा स्टील कंपनी, कौन सा स्टील कंपनी बेटा? टाटा स्टील कंपनी ने इंप्लीमेंट किया 1980s में, किस चीज़ को? TQM को। TQM का इंप्लीमेंटेशन 1980s में। और आपको पता है ये भी एप्लीकेशन थोड़ा लेट से है क्योंकि क्वालिटी पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने TQM ना 3 जगहों पे यूज़ किया, 3 ऑपरेशन पे। एक है यूरोपियन ऑपरेशन यानी यूरोप के फैक्ट्री में, दूसरा है डियर सिंगापुर ऑपरेशन, और बेटा तीसरा है साइमन ऑपरेशन। दिया मैं एक एक करके सबकी बात करूंगा, जरा आप भी अगर मेरा मदद करते तो बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले अपन बात करते हैं किससे डियर? यूरोपियन ऑपरेशन। यूरोपियन ऑपरेशन में सबसे पहला दिक्कत ये था कि प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही थी, क्वालिटी इनहांस नहीं हो रहा था, कॉस्ट खर्चा कम करना था। डियर, एक बात ध्यान रखें, अगर आप सही तरीके से खर्चे को मैनेज कर सके, अगर आप अपने क्वालिटी को बेहतर कर सके, अगर रॉ मटेरियल का सही ऑप्टिमम यूटिलाइज करें तो फिनिश कुछ अच्छा होगा। तो उसी तरह से अगर आपको अपने क्वालिटी पे फोकस्ड है ना सरकार, तो आपका क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगा और खर्चा भी रिड्यूस होगा। क्योंकि इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर, क्वालिटी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो हम क्यों नहीं, हम जब काम कर ही रहे हैं उसी समय बेहतर करें, क्यों हम फेलियर तक जाएं? हम अगर क्लास प्रॉपरली ले ले, रिवाइज सही कर ले, तो लोग कहते हैं डियर कुछ लोग कि सरकार सीए बड़ा आसान सा ही, और रियली अगर हम कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स लगाएं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, बात भी है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कैसे करें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट? लीन मैनेजमेंट। डियर, आज इसी पे बात करेगा हम। अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा तो अपन स्टार्ट करेंगे लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट कहता है कि वेस्टेज को कम करो, कॉमन स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस करो, जो कॉमन स्ट्रेटजी हो, जो सबके लिए एक हो, प्राइम मोटो एक हो, ऑर्गेनाइजेशन का सोच एक हो, तो ऐसा करेंगे। फिर सीआई कोचेज, जो भी कस्टमर इंटेलिजेंसी में लगा हुआ है उनके कोचेज को प्रॉपर ट्रेनिंग दो। नॉलेज शेयरिंग थ्रू ऑपरेशन, नॉलेज की शेयरिंग करें, अगर आपने कुछ सीख रखा है तो दूसरे के साथ शेयर करें, है कि नहीं? तो ये इन्होंने कैसे किया, अपने क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करके, मतलब लीन मैनेजमेंट, कॉमन स्ट्रेटजी, सीआई कोचेज को क्या किया, ट्रेनिंग दिया, और साथ साथ नॉलेज की शेयरिंग करी। सिंगापुर में उनका प्रोडक्शन का करते समय पावर का फ्लक्चुएशन होता था, पावर कंजम्पशन ज़्यादा था, यील्ड मीन्स आउटपुट रेशियो थोड़ा कम थे, तो उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करके रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन किया, साथ साथ यील्ड का इंप्रूवमेंट किया। साइमन ऑपरेशन सेम पॉइंट ऑफ टाइम में वॉल्युनेबिलिटी थी, प्राइस फ्लक्चुएशन में, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। परचेजिंग प्राइस मान ले या सेलिंग प्राइस मान ले, दोनों केस में डियर इन दोनों को मैनेज किया। कैसे? सरकार जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने बोला था सप्लायर हमारा एक होना चाहिए, मल्टीपल, मैंने बोला था सप्लायर हमारा एक होना चाहिए। जब सप्लायर एक होगा तो आप उसके साथ निगोशिएट कर लेंगे। और मज़े की बात क्या है, आपको पता होगा एक हवा उठा था 2008-9 में कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड और सेल्स यानी पूरा का पूरा डिफ्लेशन का माहौल, इन्फ्लेशन का बहुत हाईएस्ट माहौल था और पूरी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही थी, जो अभी लॉकडाउन के समय हुआ है। उस समय टाटा कंपनी ने अपने खर्चों को मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करके उन्होंने अपने को डेमिंग अवार्ड से नवाजा। और ये 2009-10 की घटना है। रॉ मटेरियल प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे थे, इंक्रीज हो रहा था, प्रोक्योरमेंट डिवीजन को दिक्कत थी। इन्होंने क्या किया सो देखना,
और एक फायदा भी है डियर, अगर आप एक सप्लायर से मंगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सरकार प्राइस एक रखेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। आपको ध्यान में रखना है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं कि आज हो गया कल बात खत्म हो गई। दूसरा हेजिंग, हेजिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएम में। हेजिंग क्या होता है? अपने रिस्क को, अपने जिस तरह का भी लॉस है उसको बचा के रखना ताकि कोई लॉस ना हो। अदर इनोवेशन, कुछ नया खोजना। मैंने बोला क्या, हमेशा नई फिलॉसफी, हमेशा जगेंगे एक नई फिलॉसफी के साथ जगेंगे ताकि खर्चा हमारा मिनिमाइज हो। इसको यूज करके इन्होंने अपने को बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से रोक लिया, खर्चे को मैक्सिमाइज नहीं होने दिया, मिस बढ़ने नहीं दिया, ज़्यादा नहीं होने दिया, वहाँ भी मिनिमाइज किया। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इफेक्ट था वो टाटा कंपनी में नहीं पड़ा, और उस समय हल्ला भी था, सरकार मार्केट गिर रहा है, मार्केट बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। क्रैश इकोनॉमी हुई थी अमेरिका की, लेकिन उन्होंने बोला जब हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे, तो उनको अवार्ड मिला था डियर, डेमिंग अवार्ड। और ये पहला आउटसाइड जापानीज कोई कंपनी है जिसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग में डियो डेमिंग अवार्ड मिला है। मैंने आपको बताया था डेमिंग साहब को बहुत ही इज्जत मिलती है वहाँ पे, क्योंकि मानते हैं वो लोग कि भैया जो क्वालिटी अगर जापानीज का है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डेमिंग का है, तो क्वालिटी के लिए डेमिंग एक अवार्ड है जापान का। टाटा स्टील कंपनी ने वैल्यू क्रिएशन किया सप्लायर का, और उसमें क्या क्या जुड़ा जाए ध्यान से देखना। कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो तो वैल्यू मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरा रिटेल वैल्यू मैनेजमेंट, जो रिटेलर हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट फर्दर आगे बेचेगा उसको भी हमें मदद करना है, और साथ साथ अपने सप्लायर को भी करना है। रीज़न क्या है डियो, यही तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने को तो संभाल लेते हैं, लेकिन सप्लायर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है तो कितना बढ़िया है, हम प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं तो कितना सही से बिक रहा है, क्या रिटेल जो बेच रहा है हमारे बिहाफ में रिटेलर है, क्या उसके लिए वैल्यू एडिशन है, क्या उसको सही फैसिलिटी मिल रही ताकि वो प्रोडक्ट बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है। इसके लिए डियर हमें ज़रूरत पड़ेगा वैल्यू चेन मैनेजमेंट, और हम वैल्यू चेन मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे आपके साथ, लेकिन पहले लीन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सच्चाई बताएं तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, और इतने इंटरलिंक्ड है कि समझ नहीं आता कि पहले कौन सा शुरू करूँ और बाद में कौन सा। लेकिन ध्यान से कॉन्टिन्यूअस सारा का सारा हिस्सा पढ़ना है, किसी हिस्से को छोड़ने का नहीं है अपने को। तो सबसे पहले अपने को एक बात तो समझ में आ गया है, बड़ी तरह अच्छी तरह से आया है कि क्वालिटी को इम्प्रूव्ड कैसे करेंगे, किसी को क्वालिटी को अपन इम्प्रूव्ड कैसे करेंगे, और क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, और क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डियर इसी तरह से हमने एक केस स्टडी आपके साथ बात किया था, अगर आपको याद हो, इंस्टीट्यूट का केस स्टडी है डियो, आप इसको पढ़ेंगे, आपके स्टडी मटेरियल का केस स्टडी है। एक बैंकिंग कंपनी है जो अपने आप को सोचता है कि भैया आप बाकी कस्टमर जो बाकी बैंक के हैं वो इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं और दूसरे दूसरे टर्म्स चेंज हैं, लेकिन हम सोचते हैं क्यों नहीं हम कंपटीटिव एडवांटेज बढ़ाएं और टीक्यूएम यूज करके बढ़ाएं। क्या टीक्यूएम यूज करके कंपटीटिव एडवांटेज बढ़ सकता है? अब व्हाट इज कंपटीटिव एडवांटेज? कंपटीटर के अपेक्षा ज़्यादा एडवांटेज, सिंपल सा है, इंग्लिश बड़ा आसान सा है। कंपटीटर से ज़्यादा हमें एडवांटेज मिल जाए, मीन्स कस्टमर जब सामान खरीदने आए ना तो कंपटीटर को छोड़ दे और हमारे पास चले आए। वो कहा ना कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, बात यही है सिंपल स्टडी कि डायरेक्टली हमारे पास आए, कोई बीच में रुके नहीं कहीं पे, डन है। तो इसे कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। तो बैंकिंग बहुत सारा बैंक है, लेकिन उस बैंक में सबको छोड़ के वो हमारे पास आए, और हमारा एक काम क्या है, हमने सोचा किसके बदौलत है, ये हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, क्वालिटी एंड टाइमली अवेलेबिलिटी पे। तो डियर आपको पहले बता दूं, और आपको पहले से पता है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो, कि क्वालिटी सबसे बड़ा टूल है। क्वालिटी अगर इंप्रूव होगा तो आपका कस्टमर डिलाइट होगा, और कस्टमर डिलाइट होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रुकेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए रुकेगा वही आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी। सरकार जितने लंबे समय तक आपका कस्टमर है, प्रॉफिट उतने समय का है। वही है ना, ग्राहक ग्राहक देवता के समान है, जितने देर तक देवता रहेंगे आपके पास उतना ही देर आपके पास सुख समृद्धि रहेगी। तो सिंपल सी बात है डियर, आपको यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और क्वालिटी इम्प्रूव होगा तो कस्टमर आपका डिलाइट होगा, लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और आपने सोचा भी है क्वालिटी अच्छा देंगे और डिलीवरी टाइमली डिलीवरी देंगे सब चीज़ का। आपने देखा होगा बैंकों में लंबी लंबी कतार खड़ी रहती है अभी भी, एटीएम जबकि बैंकिंग सिस्टम हो गया, आज पैसा जमा करने के समय एटीएम में उन सारे अगर डिसएडवांटेजियस पार्ट को या लिमिटेशन को दूसरे फॉर्म के दूसरे बैंक को अगर हम हटा दें और हम उसको बेहतर करें तो हम जरूर कंपटीटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, और टीक्यूएम इसमें बहुत ही यूजफुल है। हमारे टीक्यूएम में बस यही एक केस स्टडी था, और
एप्लीकेशन हमने आपके साथ डील कर लिया है। ये था आपका TQM बेटा। मेरे मित्र, सबसे पहले हमने आज बात करना है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल पे। अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को भूल जाते हैं डियर। हमने अभी तक जो बात करा है वो बात किया है डियर क्वालिटी मैनेजमेंट पे, कि क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या। अच्छा, क्वालिटी क्यों, क्वालिटी क्यों, वाई देयर इज नीड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बस एक कारण से, ताकि हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। सारा रेस इसी चक्कर में है, जन्म से लेकर मरण तक। वो कहा जाता है जन्म से ही रेस शुरू होता है और मरने तक रेस चलता है। तो उसी रेस का एक छोटा सा हिस्सा इसे कहते हैं बिजनेस एक्सीलेंस। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्या है ध्यान देने वाली बात, एक्सीलेंस मीन्स बेहतर, आज सबसे बेहतर सरकार। लेकिन सरकार बेहतर बनने का शौक तो है, लेकिन बेहतर बने कैसे, क्या कोई पैरामीटर हो, कुछ कुछ तरीका हो, या किसी और ने बेहतर बनने की कोशिश की हो, वो बेहतर बना हो, हम उसको देख के बेहतर बन सकते। इसी को कहते हैं, कोई अगर पैरामीटर हो, कोई तरीका हो, और कोई ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका बेहतर है, उसको कॉपी करके हम आगे बढ़ने के तरीकों को बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल कहते हैं। कि मॉडल ले लो, मॉडल क्या होता है, ये डिज़ाइन का फॉर्मेट है, आप इसको फॉलो करोगे तो बेहतर बनोगे। डन है। आप बचपन से लेके अभी तक आप दूसरे के देख के तो कॉपी करके, बेंचमार्किंग समझे ना, इस तरह से दूसरे को देख के बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी वही है डियर, अपने आप को बेहतर बनाना है और बाकियों से बेहतर बनाना है। बाकी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है डियर, ये बस लाइनों पे ध्यान देना है। बस आपका ध्यान है कि अपने आप को एक्सीलेंस देना है। और एक्सीलेंस सरकार किस चीज़ में, एक्सीलेंस बाकी कंपटीटर से बेहतर हूँ, क्वालिटी में बेहतर हूँ, अपने कस्टमर के साथ बेहतर हूँ, अपने वर्कर के साथ बेहतर हूँ, और अपने पब्लिक के साथ बेहतर हूँ, अपने इन्वायरमेंट के साथ बेहतर हूँ। क्योंकि यही तो हमें अल्टीमेटली कहा जाता है ना, जो दोगे वही तो पाओगे। अगर तुम बेहतरी भविष्य दोगे दूसरे को, तो आपकी कंपनी का भी भविष्य बेहतर होगा। अब उस भविष्य देने में स्टेक होल्डर टर्म यूज होता है। और स्टेक होल्डर कौन कौन सा हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है, आपका गवर्नमेंट हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कस्टमर तो है ही है, आपका वर्कर्स हो सकता है। इन सारे को आप बेहतर दें तभी आपको बेहतर मिलेगा। तो यही है फिलॉसफी डियर। आराम से पढ़ते एक बार, हाईलाइटेड पॉइंट ऑलरेडी हाईलाइटेड है। फिलॉसफी फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर। मैंने यही तो बोला है, बेहतरीन करना है किसके लिए, अपने स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर कौन कौन सा हो सकता है सरकार, स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है। ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं सबके सब स्टेक होल्डर है। आपको पता होगा, छोटा सा बात, मंदिरों में जब पूजा पाठ होता है तो कहा जाता है कि सब शांत हो, सबकी उन्नति हो। तो वही बात है, जो सबकी जो उन्नति की बात है, यही है बेटा स्टेक होल्डर की उन्नति। अगर स्टेक होल्डर उन्नति में पाएंगे तभी जाके हमारा देश या हमारा कंपनी मिल ली, जो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, हम बेहतर होंगे। और ज़रा ध्यान से देखना, कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो या सोसाइटी हो, सबको जोड़ के आपको बेहतर करना है। अब बेहतर क्या क्या, किस किस तरह का, क्या इसेंशियल है, क्या है इसेंस आखिरकार बिजनेस किसी का, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का। डियर सबसे पहला कि आपको ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ानी है। डियर एक बात समझें, आप ज़मीन से जिस तरह मैं हर एक चीज़ को धर्मा से जोड़ूंगा फिर दिक्कत होगी। डियर हर एक चीज़ को अगर यहाँ पे लिया जाता है ना, जो ज़मीन से ली जाती है हम ज़मीन को अर्पण करते हैं, जो हवाओं से ली जाती है हवाओं को अर्पण करते हैं। उसी तरह से जितना किसी चीज़ से आपने लिया ना, उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट दें, उससे ज़्यादा उसको रिवॉर्ड दें, उससे ज़्यादा उसको रिटर्न दें, तो इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपका खर्चा भी कम होगा। जब खर्चा कम होगा तो आपका सेलिंग प्राइस भी कम होगा, एनवायरनमेंट पर असर भी कम पड़ेगा, और साथ साथ आपका कस्टमर भी आपका डिलाइट होगा, और एम्प्लॉय को भी हो सकता है कि काम जो पहले ज़्यादा करना पड़ता था कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनिमाइज वेस्ट। वेस्ट मिनिमाइज होगा, फिर से वही बात, मिनिमाइज जितना वेस्ट मिनिमाइज कम होगा उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा डियर। क्योंकि वेस्ट ही तो अल्टीमेटली पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन है, तो सारा का सारा पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कस्टमर के लिए सोचेंगे तो कस्टमर आपके लिए सोच के क्या करेगा, सरकार आपके लिए फिर से सेल्स का ऑप्शन देगा। जिस तरह जब आप एम्प्लॉय के लिए बेहतरी के लिए सोचेंगे तो एम्प्लॉय भी आपके बेहतरी के लिए सोचेगा। जब ध्यान से पढ़ना, मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है, हाई स्टैंडर्ड थ्रू आउट द बिजनेस। वाई अचीविंग, क्या अचीविंग डियर, बाय अचीविंग एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। इसेंस सिंपल सा है डियर, बिल्कुल आसान सा इसेंस है। आप बेहतरी सबके लिए कह रहे हैं, इंक्लूडिंग लीडरशिप, स्ट्रेटजी, कस्टमर फोकस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीपल एंड प्रोसेस। किसी तरह का भी काम हो,
किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन का कंपोनेंट सब जगह बेहतर करेंगे। यानी बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है क्या डियो? बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल सब सिंपल सा है, अपने आप को एक्सीलेंस करना है, अपने को बेहतर बनाना है। और बेहतर किससे बनाना है? दूसरे से। तो कोई तरीका होता, कोई किसी ने कोशिश की होती, जैसे मान लें कि आप सबसे पहले सीए में करने की कोशिश करते दूसरे को देख के, आप उससे जाते भैया कोई तरीका बता दो, कोई टिप्स बता दो। तो ये टिप्स है ना, इसके लिए कुछ मॉडल के नाम हैं, EFQM मॉडल, बालब्रिज मॉडल, सिंगापुर मॉडल, जापानीज मॉडल और ऑस्ट्रेलियन मॉडल। एक कुल मिला के अपना 5 मॉडल है। अपने हिस्से में 2 मॉडल पढ़ना है, पहले वाले 2 मॉडल पढ़ने हैं। अब 2 मॉडल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं EFQM मॉडल। चले, EFQM एक्सीलेंस मॉडल है क्या? इसका पहले फुल फॉर्म लिखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। EFQM बोले तो यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। EFQM एक्सीलेंस मॉडल डियर सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और सबसे ज़्यादा इसका यूज है डियर। अच्छा, ये कहता क्या है? ये आपका जो परफॉर्मेंस या एक्सीलेंसी है ओवरऑल, कुछ बोलना है तो बोल। ओके, एक्सीलेंसी है डियर, ऑल राउंड व्यू है डियर इसका, मीन्स जहां भी जिस तरह का भी स्टेक होल्डर हो सब के लिए डियर। और ये सबसे अच्छी बात है, किसी के साथ भी फिट हो जाता है, अलग अलग मेथड के साथ साथ। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो मॉडल है, मॉडल का क्या फायदा? मॉडल को एक्सीलेंसी करना है, किसमें? बिजनेस को बेहतर करना है, क्वालिटी से लेके कस्टमर के सर्विस से लेके, और साथ साथ अपने वर्कर्स के साथ अच्छी तरह से बिहेव किया जाए, अच्छी तरह से काम किया जाए, ताकि वर्कर का भी प्रॉपर डेवलपमेंट और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी। ये कहता क्या है? इट इज अ यूरोपियन मॉडल बट क्लोजली रिलेटेड टू अदर मॉडल्स सच एज US मॉडल, माल्को, एम्ब्रिज मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। EFQM मॉडल जो है एडियर है नॉन प्रेस्क्रिप्टिव टूल्स दैट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड रिजल्ट अचीव्ड। यानी जो आप करते हो वही आप भरते हो। कहा जाता है ना, जो कर्म होगा उसी के अनुसार से प्रतिफल होगा। सवाल है कर्म कैसे हैं और भरना क्या है डियर। आइए पहले हम समझते हैं कर्म क्या है और कर्म करने वाले कौन हैं और उसके भरने वाले क्या हैं, उसका क्या इफेक्ट है डियर। ये आपका रहा इफेक्ट, ये रहा कर्म करने वाले। तो डियर रिजल्ट क्या है, मीन्स आपका आउटपुट क्या है, मिलेगा क्या? तो कहता है पीपल रिजल्ट्स, मीन्स पीपल में तो कुछ भी हो सकता है डियर, कस्टमर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो पीपल रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्या है आपका? कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट एंड बिजनेस रिजल्ट्स। पीपल रिजल्ट्स में आपका वर्कर्स भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी हो सकता है, कस्टमर में कस्टमर कितना आपका खुश हो रहा है, और साथ साथ आपका सोसाइटी में आसपास के लोग। ऐसा नहीं कि आप पोल्यूशन फैला दिए अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और बिजनेस रिजल्ट आपको पता ही, प्रॉफिटेबिलिटी। नेट रिजल्ट, बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दिस क्राइटेरिया कवर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव और रिजल्ट कॉज्ड बाय एनेबलर्स। अब इन एनेबलर्स कौन है, करने वाले कौन है? देखो, लीडर ही अपने एम्प्लॉय के साथ बेहतर ट्रीट करेगा। एक वर्कर होता है जो आपके साथ 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करता है, वही वर्कर कहीं और के साथ करने का काम बिल्कुल कोशिश नहीं करता। रीजन क्या है? बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर, बिहेवियर ऑफ लीडर। लीडर अगर बेहतर हो तो लगातार काम किया जा सकता है डियर। कुछ दिन पहले अभी आपको पता है स्वच्छ अभियान चला। स्वच्छ अभियान में सबसे ज़्यादा बाथरूम बना, या आप उसको जो शौचालय बना। अभी शौचालय बनाने में एक IAS ऑफिसर थे जिन्होंने अब पहली रिटायरमेंट ले ली थी। मोदी साहब को पता चला कि वो स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उन्होंने उनको फ़ोन लगाया, उनको लेटर लिखा। उन्होंने आगे कहा कि मैं सारी जिम्मेवारी मैं खुद लूँगा और मैं खुद काम कराऊंगा। उन्होंने बेहतर काम कराया। तो सवाल है कि अगर लीडर अच्छा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोग काम करते हैं। अब मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। इनेबलर्स में होता है डियर क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे? या तो लीडर हो या तो पीपल के साथ जैसा ट्रीट करेंगे वैसा ही आप रिएक्ट करेगा। अगर आपका कस्टमर से डील करने वाला टीम बहुत बेहतर हो तो कस्टमर डिलाइट होकर जाएगा। देने आया होगा गाली, लेकिन हो सकता है कि स्माइल देने वाला को किसी को बैठा रखा है आपने और डिलाइट हो गया, वाह मज़ा आ गया। मैडम आप कितना टाइम पे बैठती हैं, कितने बजे बैठती हैं बताइए। स्ट्रेटेजी बनाइए कुछ बेहतर करने के लिए। पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, पार्टनरशिप किसके साथ? अपने सप्लायर के साथ। रिसोर्सेज आप उसको दे अगर इनसफिशिएंट है तो, और साथ साथ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज, ये सब आपको डिलाइट करेगा और ये ओवरऑल आपके पीपल रिजल्ट को इंप्रूव करेगा, कस्टमर पे, सोसाइटी पे और बिजनेस रिजल्ट पे। डियर जो कहता है ना EFQM मॉडल, ये आपके 3 लेवल पे बटा हुआ है।
कंपोनेंट इसके 3 हैं। पहला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, कौन हमारे, और साथ साथ एक और बात है डियो, रडार लॉजिक असेसमेंट फ्रेमवर्क। डियर एक सिंपल सा अगर सोचेंगे तो एक तो हमें चाहिए कोई बेसिस हो जिस बेसिस के अनुसार से हम काम करें। डियर मैं आपको क्या बोला, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है क्या, पता नहीं क्या किसने क्या बोला, लेकिन मेरे अनुसार से बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है डियर एक स्ट्रेटजी है, एक फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अनुसार से अपने आप को फिट करना है कि हम उसके अनुसार से फिट है कि नहीं है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा बेंचमार्क है, हम उसके अनुसार से है कि नहीं। तो ये बिजनेस पहला तो एक फंडामेंटल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिरकार कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस होता है, हम किसके बेसिस पर अपने को जज कर सकते हैं, हमारा क्या बेसिस होना चाहिए कि ताकि हम दूसरे से कंपेयर करें अपने काम को, या खुद से कंपेयर करें या कस्टमर के बातों से कंपेयर करें। दूसरा, अब कंपेयर करें तो कंपेयर किस बेसिस पे करें और कैसे करें। रिजल्ट, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो, अगर ये सब हो गया तो इसका जो परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट है, और रिजल्ट को हम कितने समय के बाद फिर से रीरेगुलेट करें, फिर से उसको अपने डिप्लॉय करें या अपने आप में फिर से यूज में डालें या उसको इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। फिर से पहले पता तो चले कि करना क्या है, दूसरा हम जो कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, और तीसरा हम उसको कैसे बेहतरी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डियर सबसे पहले आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस आर बेसिक प्रिंसिपल डिस्क्राइब द इसेंशियल फाउंडेशन, जो बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना बात बन ही नहीं सकती है। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मीन्स होता है लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस। डियर जरा ध्यान से पढ़ना है कि एक लाइन इसकी कीमती है, मुझे बड़ा प्यारा लगा है, सस्टेनेबल एक्सीलेंस चाहिए। वन डे टास्क तो है नहीं सर का गुडविल कि आज कस्टमर आया आपको सैल्यूट मारे और सामान ले बेचा आपने और उसके बाद वो कस्टमर आप गायब। फिर कस्टमर अगर दोबारा आए तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कस्टमर आपकी तारीफ करे। तो सबसे पहले एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करें। फिर क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, फ्यूचर ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपकी क्वालिटी बेहतर हो तभी तो आप बेहतर होंगे। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी मीन्स आपकी कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए। जो पहली कैपेबिलिटी थी या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो या तो आपके सर्विस के केस में हो या किसी भी केस में, वो और इम्प्रूव्ड हो। दूसरा, हार्नेसिंग द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मीन्स इसको और तेज करें। हार्नेसिंग मीन्स होता है और इम्प्रूव करें, तेज करें, शार्प करें, क्रिएटिविटी को बेहतर करें और अपने इनोवेशन को। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तभी आएगा ना डियर, एप्पल इतने सालों से क्यों है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, क्यों विंडो का दूसरा सॉल्यूशन नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया, जबकि मोबाइल कंपनी में हमेशा कोई ना कोई नया आ जाता है। बस रीजन एक है डियर, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सिंपल सा सिद्धांत है, आप अपने को बदले नहीं तो कोई आपको बदल देगा, आप अपने को बदले तो कोई आपको बदल देगा। लीडिंग विद द विजन्स एंड इंस्पायरेशन इंटीग्रिटी, आपके पास विजन होना चाहिए। और आपने सुना होगा बड़े सक्सेसफुल लोग विजन के साथ आते, एक करना एक करना एक करना। पॉलिटिकल पार्टी को ले लो ना, बिजली फ्री देंगे और पानी फ्री देंगे, विजन ही तो है और इसी से वोट मिलता है। तो कंपनी के पास भी विजन होना चाहिए, इंस्पायरेशन होना चाहिए कि आखिर क्या करना है। इंटीग्रिटी के तो अभी छोड़ ही देते हैं पानी बिजली वाले के साथ। आगे मैनेजिंग द एलिजिबिलिटी और साथ साथ सक्सेडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल, पीपल के साथ, पीपल के टैलेंट के साथ आपको बढ़ना है क्योंकि पीपल का टैलेंट ही आपको क्या करेगा, बेहतरी बनाएगा। और मैनेजिंग विद एगिलिटी में होता है क्लेवरनेस, आप क्लेवरनेस के साथ, कितने आप क्लेवर हैं, आप कितने चतुरता से, कितनी चालाकी से, कितनी चापलूती से आप अपने काम को सही तरीके से चपलता के साथ कर लेते हैं। आपने देखा होगा सरकार, सिंपल सी, फिर से राजनीति पे ही बात आती है। अभी जो सरकार है, देश है, उसका सिचुएशन पहले की अपेक्षा बेहतर है। हम कभी एक समय हुआ करता था कि पोलियो को ड्रॉप के लिए हम कहीं और जाते थे या कोई बीमारी होता था हम कहीं और हाथ फंसाते थे। आज के समय में कोरोना जैसी भी बीमारी हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज हम कम से कम दूसरे को वैक्सीन दे रहे हैं, अपने आसपास सारे कंट्रियों को दिया है। डियर ए है आपकी क्लेवरनेस, और आप कितने चपलता से, कितनी चालाकी के साथ अपने काम को करते हैं। नेपाल का अपना चाइना के साथ ड्रामा चल रहा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले वैक्सीन दिया इंडिया ने। रीज़न क्या है कि वहाँ के लोगों के अंदर भारत के लिए थोड़ा प्यार बढ़े, क्योंकि बीच में आपको पता होगा नेपाल और भारत में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्योंकि रास्ता जो बॉर्डर था, बॉर्डर सील कर दिया गया था। तो सरकार ये है डियो कि आप अपने काम को कितना बढ़िया करते हैं और आपको क्या करना है, सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी है डियो, सस्टेनिंग।
लॉन्ग टर्म। आप एक बात ध्यान दें, फिर से वही बात, कुछ ही एग्जाम्पल हैं आपके सामने। लगातार आप अगर एप्पल यूज़ करें तो एप्पल का जो भी यूज़र है वो कहेगा एप्लीकेशन पे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, एंड्रॉयड वाला चीज़ नहीं चलती। लेकिन जब उसको बोलोगे ना क्या लोगे अगली बार, फिर कहता है एप्पल ही लेंगे। रीज़न क्या है? शिकायतें तो बहुत है जानम से, लेकिन जानम से मिलने का मज़ा ही अलग है। थर्ड ईयर वही बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए आप बेस आप अलग अलग कंपनियों का ले लें, लेकिन जो सस्टेनेबल देगा कस्टमर उसी के साथ जाएगा। एक समय हुआ करता था नोकिया 1100 नोकिया 2100 चलता था। रीजन, पानी में गिर भी जाता है ना, उठा लेते हैं ऐसे धूप पोंछ लेते हैं, फिर हाँ फोन आते रहता है। और पानी गिरने के बाद, क्योंकि मेनली क्या है ना, फार्मर को या कहाँ मार्केट कैप्चर किया, दिया विलेज में मार्केट कैप्चर किया नोकिया ने। रीजन यही था, मजबूर और सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल चीज़ें होंगी तो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। चलिए इसके आगे मैंने क्या क्या बोला, एडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, पॉइंट नंबर 8 है। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, चाहे रिसर्च का हो या किसी भी मामले में सरकार। हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आपको अपने क्रिएटिविटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, इनोवेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। लीडिंग विद द विजन, विजन के साथ चलना पड़ेगा। बिना विजन के बात है ही नहीं। बिना टारगेट के इंसान तो कुछ होता ही नहीं है। बिना टारगेट के इंसान तो बस जानवर के समान है सरकार। मैनेजिंग एगिलिटी विद एगिलिटी मीन्स चपलता के साथ, चालाकी के साथ मैनेज करना है। सक्सेडिंग क्या करना है डियर, थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल। आप एक बात समझे, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तभी आता है। गूगल का पिचाई को उठा लिया, हमेशा सीईओ को चेंज करता रहता ऑर्गेनाइजेशन, बस काम एक है डियर। नारायण मूर्ति को हटा के इन्फोसिस में फिर लाया गया दूसरा सीईओ, वो उससे नहीं चला था, फिर से नारायण मूर्ति को लाएगा। रीजन क्या है, कौन इंसान कितना इंटेलिजेंसी के साथ, हर एक आदमी की इंटेलिजेंसी अलग अलग है। जो पीपल की इंटेलिजेंसी को क्यूमुलेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करके आगे लेके आना है, और साथ साथ जो भी आउटपुट देना है, जो भी परफॉर्मेंस देना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देना है। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट डियर, बात थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास की, लेकिन बात पक्की होनी चाहिए। EFQM एक्सीलेंस मॉडल इज ऑल्सो सेल्फ असेसमेंट मॉडल। मैंने खुद से बोला, आपको जरूरत नहीं किसी और को पूछने का। मॉडल गिवन है, आपको उसको अपने आंसर टेस्ट करना है। जैसा होता है ना, प्रैक्टिस मैनुअल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, नीचे आंसर लिखा हो, बस क्रॉस चेक करना है। अपना जो भी किताब है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका आंसर नीचे गिवन है। आपको अगर नहीं समझ में आता है, एक बार अपने आप से चेक करें, सेल्फ असेसमेंट करें। और सेल्फ असेसमेंट की किस चीज़ के लिए लियो, ताकि आप किस लेवल ऑफ एक्सीलेंसी पे हैं। और ये मॉडल हेल्प करेगा, इनेबल्स करेगा बाय इनोवेशन एंड लर्निंग लीडिंग द इम्प्रूव्ड रिजल्ट। जब आप इसको इनोवेशन के साथ, लर्निंग के साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इम्प्रूव्ड रिजल्ट देगा। इम्प्रूव्ड मीन्स बेहतर रिजल्ट देगा सरकार। आई देयर इज 9 क्राइटेरिया, हमने आपके साथ ऑलरेडी बात कर रखा है। इनेबलर्स होता है जो आपको मदद करता है कि डूअर, समझे ना, कौन करेगा, हु इज डूअर, हु इज फोर्सिंग टू वर्क। तो सबसे पहला डियर हमारा इनेबलर्स है लीडरशिप, पीपल। क्योंकि बिना लीडरशिप और बिना पीपल के आदमी काम कैसे करेगा, मशीन कितने भी हो जाए, इंसान की तो जरूरत है। लीडरशिप, पीपल, स्ट्रेटजी, पार्टनरशिप एंड प्रोसेस, यानी 4P एंड 4P 3 P's और साथ साथ 1L एंड S। 3 P's मीन्स प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस, पहला। दूसरा क्या है डियर अपना पीपल। तीसरा क्या है अपना पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज। पहला L मीन्स लीडरशिप और S बोले तो स्ट्रेटजी। जबकि दूसरे केस में मेरे बच्चे क्या है, दूसरे केस में अपना पीपल, PCSB, PSCB मॉडल। या अगर आप ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, CH कुछ भी जोड़ ले डियर, PCBS, यानी इसमें पीपल रिजल्ट क्या है, कस्टमर रिस्पॉन्स क्या है, आपका बिजनेस का रिजल्ट क्या है, और सोसाइटी रिजल्ट क्या है। नेट टर्म्स में रिजल्ट तभी आएगा जब आप 5 इनेबलर्स को इफिशिएंटली यूज़ करेंगे, तो आपके 4 रिजल्ट आएंगे। उसको हमने डायग्रामेटिकली ऐसे बनाया है ताकि आपको समझ में आएगा। ये सारे इनेबलर्स हैं, जब ये इन्फोर्स करेंगे तो ये रिजल्ट आना ही आना है डियर। लेकिन ज़रूरत है इस चीज़ को, जो आपने सोचा है, जो आपने असेसमेंट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करें। जो चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लान, डू एंड स्टडी एंड एक्ट वही है डियर, यहाँ भी वही है, लेकिन तरीका बस अलग अलग, नाम अलग अलग। रडार डिनोट्स फॉर रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, असेस, रिफाइन, लॉजिक, यानी मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
वहाँ क्या था, केवल टीक्यूएम इंप्लीमेंट करना था। यहाँ हमें परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना है। उसमें क्या क्या करेंगे, इट इज यूज फॉर अंडरलाइंग क्या बेसिस ऑफ ए स्कोरिंग सिस्टम ऑफ EFQM एक्सीलेंस अवार्ड एंड ऑल्सो हेल्प द लीडिंग चेंजेस ऑफ मैनेजिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डी सिंपल सा है, EFQM एक यहाँ पे अवार्ड भी दी जाती है। अवार्ड इसलिए दिया जाता है ना कि आप बेहतर करेंगे तो सोसाइटी बेहतर करेगा, सोसाइटी बेहतर करेगा तो सबके लिए बेहतरीन भविष्य बनेगा। डी तो भविष्य के लिए डियर हमने बोला कि चलो अवार्ड मिलेगा आपको जो जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अभी देखो इसके क्या क्या हिस्से है डियर। सबसे पहला कि आपको प्लान करना है, फर्स्ट है डियर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपको पहले रिजल्ट को रिक्वायर्ड क्या है पता करना पड़ेगा, क्या चाहिए। दूसरा अप्रोच द प्लान, आपको अप्रोच पता करना पड़ेगा, किस अप्रोच से हम इसको रिसीव्ड कर सकते हैं। डिप्लॉय अप्रोच, डिप्लॉय मीन्स होता है इम्प्लीमेंट अप्रोच, इम्प्लीमेंट करें डियर। किस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना है, अप्रोच, जो अप्रोच चाहिए। पहले तो आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको अप्रोच प्लान करें, डेवलप करें और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको असेस करें। ये कौन सा है अपना, ये थर्ड हो गया, और बेटा ये कौन सा हो गया अपना, फोर्थ हो गया। डन है। असेस एंड रिफाइन द अप्रोच एंड डिप्लॉयमेंट। डियर अगर ध्यान से देखें, प्लान टू एन स्टडी एन एक्ट, यही तो है। प्लान करें कि चाहिए क्या, स्टडी करें कि आखिरकार किस तरह से हम कर सकते हैं, डू करें, डिप्लॉय करें मीन्स इम्प्लीमेंट करें, और साथ साथ असेस। बात वही है लेकिन नाम अलग है तो काम भी थोड़ा सा तरीका भी अलग हो। EFQM मॉडल बस सिंपल सा क्या है डियर, यूरोपियन मॉडल है जो क्वालिटी को इंप्रूव करता है, सेल्फ असेसमेंट का बेसिस देता है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक्सीलेंस क्या क्या होगा, दूसरा इनेबलर्स क्या है मीन्स असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया का असेसमेंट क्या है या असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, और साथ साथ रडार लॉजिक असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा। मीन्स पहले केस में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार असेसमेंट किस चीज़ का, एक्सीलेंस का करेंगे कैसे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन है उसके क्राइटेरिया क्या क्या होंगे असेसमेंट के, और तीसरा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ये हो गया आपका EFQM मॉडल। नेक्स्ट है डियर बालब्रिज क्राइटेरिया फॉर द परफॉर्मेंस। बड़ा आसान सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं डियर। फाउंडेशन फॉर द मोस्ट बेसिक एक्सीलेंस या बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल एडप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। डियर इसमें कुछ खास था नहीं तो हमने ऐसे सोचा बालब्रिज मॉडल जो है वो फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने इसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया है। इसका सबसे पहले क्राइटेरिया होना चाहिए लीडरशिप, लीडरशिप के बाद बिना बनेगी नहीं। दूसरा स्ट्रेटजी का प्लानिंग करें, कस्टमर एंड मार्केट का फोकस ओरिएंटेड हो, मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट हो। वर्कफोर्स के बिना काम बनेगी नहीं। फिर आपको प्रोसेस को मैनेज करना पड़ेगा और फिर बिजनेस रिजल्ट को आपको इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा कि आखिरकार जज करना पड़ेगा। ऐसा समझते हैं, बिना लीडरशिप की कोई काम होगी नहीं। तो लीडरशिप चाहिए, बेहतर जबरदस्त लीडरशिप चाहिए। दूसरा डियर आपको स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा, करेंगे कैसे पता तो चले। कस्टमर एंड मार्केट फोकस क्या होगा, यानी कस्टमर किस तरह का होगा, मार्केट का फोकस किस तरह का होगा, किस तरह से फोकस्ड होकर हम काम करेंगे। मेजरमेंट क्या होगा, किसी का मेजरमेंट, एनालिसिस का, एंड साथ साथ आपका नॉलेज शेयरिंग कैसे होगा, नॉलेज का अरेंजमेंट कैसे रखेंगे, नॉलेज जो है अपने पास, और मेजरमेंट का जो एनालिसिस है, नॉलेज का मैनेजमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और सारा डेटा कलेक्ट करके आप वर्कफोर्स को देंगे। वर्कफोर्स और साथ साथ प्रोसेस मैनेजमेंट टूल, जो भी प्रोसेस चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उन सबको मैनेज करके फिर अल्टीमेट फाइनली आपको आएगा आपके हाथ में बिजनेस रिजल्ट। मीन्स लीडर आपको स्ट्रेटजी बनाएगा, स्ट्रेटजी बना के कस्टमर मार्केट फोकस ओरिएंटेड बनाएगा, मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस होगा कि आखिरकार क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ काम करना है, वर्कफोर्स को बताएगा कि क्या क्या चेंजेस करना है, प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस करना है, फिर बिजनेस रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्लास में बात घुमाते फिराते सिंपल सा, लीडर अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ कस्टमर एंड मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर हमारा मेजरमेंट होगा, जो जो हमारी कमियां हैं पता चल जाए, उसको उस कमियों को अपने वर्कर्स में भी ट्रेनिंग के थ्रू उसको डेवलप करवाएंगे, और साथ साथ जैसे ट्रेनिंग के थ्रू होगा तो अपना अगर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या किसी तरह के काम में दिक्कत है तो उसको इंप्रूव करेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास बिजनेस रिजल्ट आएगा। डन है बालब्रिज मॉडल। अब सवाल लगे हाथ एक और है, बिजनेस एक्सीलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। डियर एक बात तो हमने पहले बोला, बिजनेस एक्सीलेंस चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना पड़े। रिजल्ट क्या है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पुराना रखा और बिजनेस में एक्सीलेंसी चाहिए, बात कैसे बनेगी। सवाल है कि उठने का टाइम अपने 7 बजे ही होगा, दोपहर के, दोपहर ही हो जाता है अल्टीमेटली। अगर सुबह 5 बजे कोई उठता है, कोई 7 बजे उठता है, तो इतना लेट, दोपहर के 7 बजे नहीं।
लेकिन सरकार अगर हमें आदत वही है 7 बजे तक का, और हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे होगी, हम चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर हो बिना एफर्ट्स के, तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा या कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। कल्चर पहले वाला थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच था, अब थोड़ा सा चेंज करके अपने को मॉडर्न अप्रोच पे, क्वालिटेटिव अप्रोच पे लेके चलना है। बिजनेस एक्सलेंस मॉडल अप्रोच फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग internal function and communication, looks towards the cultivating the strong ties with the customer and can be incorporated into culture। ए इंटरनल फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी जहां भी बात किया है, हमने बाहर वालों को छेड़छाड़ करने के लिए नहीं बोला, हमने हमेशा बोला है डियर, हमेशा ध्यान रखें, योगा करा जाता है, योगा में क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल बॉडी नहीं बनाई जाती, मन को शांत करे, इंटरनल पीस, इंटरनल पीस। मेरे पास एक वीडियो है, दिखाऊंगा मैं आपको, एक पिक्चर है कुंग फू पांडा 2। आप जैसे देखेंगे शुरुआत में कहता है वो चूहा है या क्या है पता नहीं, वो इंटरनल पीस, इंटरनल, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, जो भी कमियां होती हैं हमारे अंदर से ही होती हैं। अगर उस कमियों को हम खत्म कर दें और अपने आप को कल्टीवेट कर दें और बेहतर रिलेशनशिप कस्टमर के साथ करें, और कस्टमर के साथ बेहतर रिलेशनशिप केवल बातों से नहीं होगी सरकार, काम से भी होगा, क्वालिटी से होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो आपके पास कस्टमर आएगा, कस्टमर के साथ बातें अच्छी होंगी तो कस्टमर आएगा, कस्टमर के साथ सर्विस अच्छी होगी, शिकायत है उसको रिजॉल्व करेंगे तो अच्छी आएगा, तब जाके हमारा बिजनेस एक्सीलेंट करेगा। और इसको कल्चर में डेवलप करना पड़ेगा, मीन्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा डेली बेसिस में। एम्प्लॉई और स्टाफ रूल्स क्या होगा, अरे सरकार बिना किसी बेहतर एम्प्लॉय के, अब बिना बेहतर एम्प्लॉय के कोई ऑर्गेनाइजेशन आज तक नहीं चला है और सस्टेनेबल नहीं चला है, क्योंकि सबसे बड़ा असेट जो बिजनेस का होता है वो बस और बस एम्प्लॉय होता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा, उसके बाद कोई और, क्योंकि सबसे पहला बिजनेस में आता है डियर अपना एम्प्लॉय, उसके बाद कस्टमर आता है। तो अगर हमारा बिजनेस में का एम्प्लॉय ही बेहतर नहीं होगा तो कैसे होगा बात, तो बेहतर बनाना पड़ेगा। एक्सीलेंस कैन नॉट बी अटेंड इफ द स्टाफ आर फोर्स्ड टू कंफर्म टू सर्टेन नॉर्म्स, दे आर क्रिटिकली मैनेज एंड मोटिवेटेड। डियर एक बात ध्यान रखें, जो बात आती ना अंतरात्मा से, अंदर से, वही चीज़ होती। डियर एक बात, कुछ बच्चे कहते हैं हम थक गए हैं सर, नहीं पढ़ना चाहते। डियर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, छोड़ देते हैं सी है, फिर वो बाहर जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और फिर आके कहते हैं सर बात तो नहीं आती, मज़ा ही नहीं आता जीवन में, लगता है कि कुछ ना कुछ खाली है। आपको एक बात बता दूं, हमारी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ के, एक ग्रुप क्लियर हो चुका था, एक ग्रुप छोड़ के उन्होंने जॉब शुरू किया और जॉब में लगभग 10 साल तक काम किया। उसके बाद फिर से आई, बोले कि नहीं सर नहीं हो पाता है, हमारी मदद करें। खैर वो पहले तो उतने पहले मैं खुद नहीं पढ़ाया करता था, शायद वो मेरे से भी सीनियर है। तो उसके बाद उन्होंने फिर से ताकत लगाई, पूरा ताकत झोंका, और आपको पता है उनका कॉस्टिंग में 85 या 87 मार्क्स है, बाकी पेपर्स में 50 के पास है, लेकिन कॉस्टिंग में 85 था। मुझे बड़ा मज़ा आया। अब आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, आपको मोटिवेट करके किसी को डंडे के बदौलत आप मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन तो इंटरनल है, इसलिए कहा जाता है बच्चे को बचपन में गाइड करो क्या सही है क्या गलत है, जो सेलेक्ट कर लेना उसी में बहने दो। छेड़छाड़ करोगे तो जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा, और करेगा भी तो आधा अधूरा करेगा। आगे, स्ट्रॉन्ग एंड एम्पैथिक लीडर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी कल्चर एंड are some of the strategy to make the employee feel connected and management philosophy of the organization। डियर एक बात समझते हैं, अगर मालिक ना बिजनेस का अगर 12 घंटे 14 घंटे बिना एम्प्लॉय को कुछ बोले भी काम करता है ना, एम्प्लॉय शर्मा के ना काम कर ही लेता है, बस वो बोले नहीं, बस वो आके अपना काम भी करना शुरू कर देता। रीजन होता है, कहता है कि जब मालिक है, जो लीडर है, वो खुद ही इतने घंटे काम करता है। आपको पता है कि जैसे मोदी भले कुछ काम नहीं किया, इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से पार्लियामेंट से लेके जितनी भी जगह हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहा है कि जब वो खुद ही 16 घंटे काम करता है तो हमें बेशर्म की तरह कम से कम 12 घंटे तो करना ही पड़ता है। तो डियर अगर आपका लीडर बेहतर होगा, अगर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग केवल बातों से स्ट्रांग नहीं होता, काम से स्ट्रांग होता आदमी, तो अगर बेहतर लीडर होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जिस तरह आप अभी थोड़े दिन पहले हुआ, अभी भी मामला चल रहा है फार्मर का ड्रामा दिल्ली में अभी भी है। और डियर बात क्लियर है कि हम कुछ भी कर ले हम बदलेंगे नहीं, सीए का विरोध चला हम बदलेंगे नहीं। डियर बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, समझाने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय को एम्पावर्ड करो, बेहतर करो। आपको पता होगा
योगी सरकार जो यूपी में है सरकार, मैं सरकार की तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, याद हो इतना इफेक्टिव है, एम्पावर कर रखा है कि सरकार जो भी गुंडे मवाली आते हैं ना, वो आराम से, वो लंगड़े भी एम्प्लॉय दौड़ने लगते हैं, गुंडे दौड़ने लगते हैं, और पुलिस डर के मारे उससे अपने आप को बचाने के लिए गोली मार देता है। दिस वन इज कॉल्ड एज एम्पावरिंग। और गलत एम्पावरमेंट है मुझे पता है, लेकिन सरकार एम्पावरमेंट होगा तब एम्प्लॉय का मोरल हाई होगा, मोटिवेटेड होगा, और वही मोटिवेटेड इंसान काम कर सकता है। इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी थिंकिंग होनी चाहिए। यस। अब लीडरशिप क्या है? किसी भी चीज़ को एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए लीडरशिप की जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने मंगलयान भेजा था, नहीं, और चांदयान भी भेजा था। तो डियर जब सक्सेसफुल हुआ भेजने वाला, जो भी अपने इसरो का साइंटिस्ट थे, हमने उस समय भी तारीफ की, और जब हम फेलियर हुए फिर भी हमने उसकी तारीफ करी। तो डियर एक्सीलेंस लीडरशिप होना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो या भला हो, आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मैनेज परसेंट ऑफ एक्सीलेंस एज दे लर्न न्यू स्किल। हमेशा कुछ नया सीखना है और सबको सीखना है डियर। नहीं, आगे चलते हैं। रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन, robust culture arises result of implementation of business excellence model which can make the organization world class performer। robust culture होना चाहिए, continuous culture। इसका एप्लीकेशन ऐसा करें ना कि ताकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखें और बाकियों से बेहतर हो। अगर आप सिंपल सा समझें, इतनी लंबी चौड़ी बात थी नहीं डियो, आराम से समझेंगे तो ऐसे है कि हमारा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल एंड बिजनेस कल्चर का क्या रिलेशनशिप है। बिजनेस कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग से डेवलप्ड हो या किसी तरह से डेवलप्ड हो, आपको एम्प्लॉय को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है कि क्वालिटी से लेके आपकी एक्सेलेंसी है वो इंटरनल इशू है। आपको अंदर से परफॉर्मेंस जब अच्छी आएगी, जब आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा। जिस दिन आप खुश रहते हैं डियर, सब कुछ अच्छा लगता है। जिस दिन आप अंदर में खुंदक में हो तो सब कुछ खराब लगता है। तो सारा मामला इंटरनल है। अगर आपने इंटरनल बेहतर कर लिया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंटरनल है क्या? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या है? आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हाई मोरल होना चाहिए, बेहतर लीडर होना चाहिए, रिसोर्स जितनी जरूरत है उतने अवेलेबल होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर ये सब कुछ हुए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है। डन। अब जरा देखना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है EFQM मॉडल का। ये डियर है अपना TBEM, इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं, बस एक मिनट, टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। डियर TBEM जो मॉडल है ये मालकम वाल्ब्रिज क्राइटेरिया को फॉलो करता है, और इन्होंने इम्प्लीमेंट किया दूसरे के सिस्टम को देख के। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। द मॉडल हैज प्रोवाइडेड ए टाटा कंपनीज विद द फ्रेमवर्क ऑफ असेसिंग द बिजनेस होलिस्टिकली एंड अडॉप्टिंग मेजर्स टू इम्प्रूव देयर कंपीटिटिव स्ट्रेंथ, फाइनेंस परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डियर सिंपल सा है, आप ओवरऑल जब डेवलप्ड होंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड होगा। तो चाहे वो कंपटीटिव स्ट्रेंथ हो, मीन्स बाकियों से बेहतर आपको लोग प्रेफरेंस दे रहे हो, या दूसरा क्या आइडिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। TBEM असेस 7 कोर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। TBEM जो है वो 7 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के चलता है। आराम से पढ़ना। एक तो लीडरशिप पहले बता रखा है हमने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले से समझ में आता है आपको, कस्टमर, मार्केट फोकस, मेजरमेंट, एनालिसिस, नॉलेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस रिजल्ट्स। डियर नेट क्लक्स वही बात है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, और हमने थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ा था इसको। बालब्रिज मॉडल का ही तो कॉपी है, क्राइटेरिया है, और बालब्रिज का क्राइटेरिया ही तो था कि बिजनेस क्या होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, कस्टमर एंड मार्केट फोकस होना चाहिए, आपका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्कफोर्स होना चाहिए, प्रोसेस एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, और साथ साथ आपका बिजनेस रिजल्ट होना चाहिए। इसी चीज को फॉलो किया, और उन्होंने क्या क्या बेनिफिट पाया, जरा ध्यान से देखना। डियर कंपटीटिव स्ट्रेंथ भी मिला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट मिला, और साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ा। तो कह रहे हैं द एसेंस ऑफ दिस फ्रेमवर्क प्रोएक्टिव एटीट्यूड। प्रोएक्टिव मीन्स एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मीन्स होता है कुछ हुआ उसके बाद आपने रिएक्ट किया, किसी ने 2 गालियां दे दी, फिर सोचा अच्छा गाली देनी है अब, अच्छा
प्रोएक्टिव होता है कि कोई बोले उससे पहले 2-3 दे दिया। थोड़ा सा उल्टा मैंने समझा दिया, चीज़ें थोड़ी क्लियर रहनी चाहिए। प्रोएक्टिव मीन्स आप पहले से तैयार थे उस चीज़ के लिए, इसे प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। और एक किताब है डियर, अगर आपके पास वक्त है तो जरूर पढ़े, इस पे बात अच्छा किया है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो हाईली इफेक्टिव पीपल जो भी ब्रह्मांड में जो भी बेहतर लोग हैं, उसमें सबसे पहले रिएक्टिव अप्रोच नहीं होता कि कोई बोलेगा तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, कुछ होगा सर्कमस्टांस से तब क्या होगा, जब एक्सीडेंट होगा तब क्या करेंगे। नहीं, हम पहले से तैयार रहेंगे कि हम एक्सीडेंट हो ही नहीं, हम पहले से प्रोएक्टिव रहेंगे। कह रहा है क्या, इट टॉक्स अबाउट द कीपिंग द बिजनेस फ्लैक्सिबिलिटी, बिजनेस फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहिए एंड रनिंग इट्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। डियर, सिंपल सी बात, नो बकवास। आपका बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है क्या? बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल अगर हमसे पूछे, या आप खुद भी समझ सकते हैं, ऐसा मॉडल जो बड़े ही प्यार से अपने बिजनेस को एक्सीलेंट करने में मदद करे। अल्टीमेटली आपके जो भी इंग्रेडिएंट हो, उस इंग्रेडिएंट में इतना तो पता है, आपका लीडर होना चाहिए अच्छा, आपके एम्प्लॉय अच्छे होने चाहिए। अगर लीडर, एम्प्लॉय या बिजनेस का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये सब कुछ इंप्रूव्ड है ना, तो आप बेहतर करेंगे। और बेहतरी किस चीज़ के लिए? बेहतर केवल अपने लिए नहीं, केवल फाइनेंशियल के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, सप्लायर के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, हर एक के लिए आपको बेहतर करना है डियो। यही है मेन मोटो आपके बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का। उम्मीद है कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करें आपके साथ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल पे बेटा। नहीं, अब बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल कहता क्या है, इस पे हमने बात कर लिया है कि हमें एक्सीलेंस ही चाहिए सब चीज़ में हम बेहतर बनना चाहते हैं। डियर, इस पे एक बड़ा ही बेहतरीन केस स्टडी है। अगर आप मेरे साथ चले तो केस स्टडी पढ़ने में भी आपको, हमें दोनों को मजा आएगा। आइए केस स्टडी की बुक ओपन करें और पढ़ते हैं जरा। एक केस स्टडी है बेटा अपने पास, फैशन क्लॉथ पे है डियो, और EFQM बिजनेस एक्सलेंस मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डियर, केस स्टडी का सबसे बेहतर हिस्सा ये होता है कि अगर केस स्टडी अगर आपको समझ में आता है सही तरीके से, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक बार EFQM का या बिजनेस एक्सलेंस मॉडल को रिवाइव करने का मौका मिलेगा। तो मौका मत भूल चुकिए, और एक बार आप पढ़िए, उसके बाद हम साथ साथ पढ़ते हैं। केस स्टडी है बेटा अपना। केस स्टडी मैंने पढ़ने के लिए बोला है, उम्मीद करें कि आपने पढ़ लिया होगा। ये आपका पेज नंबर कितने पे था बेटा? पेज नंबर है अपना 2.5, और केस स्टडी नंबर है अपने इस चैप्टर का सेकंड। पहले TQM से रिलेटेड था, उससे अपना नॉर्मल केस स्टडी था। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने कोडियो। एज अ गेस्ट लेक्चरर ऑफ सिम्पोजियम फॉर business excellence where you are giving a lecture on sustaining business excellence. What is sustaining? जो लंबे समय तक चले। A manufacturer of fashion clothing line is one of the participants at the symposium. He has the following query. वहाँ पे एक क्लॉथिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ है, कोई पर्सन जो पार्टिसिपेशन में लिया है, और वो कहता है कि एक सवाल है। सबसे अच्छी बात है कि आपको लेक्चरर बना दिया गया है, वो भी बिजनेस एक्सीलेंसी के लिए, और आपको आता भी है। अब सरकार अब तक किसी को भी समझा दो बिजनेस एक्सीलेंस क्या है। वी आर एन अपैरल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल फैशन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज डायरेक्टली थ्रू 30 स्टोर्स। हम 30 स्टोर्स, हाउस को, स्टोर्स को, रूम को यूज़ करके, मीन्स 30 सेल्स काउंटर को यूज़ करके अपन बेचते हैं। Shortly we are planning to establish similar outlets overseas. देश में तो बेच ही रहे, साथ साथ विदेश में बेचे। Our business is under the constant changes due to changing customer trend. कस्टमर ट्रेंड के बदलने के कारण हमें साथ साथ हमेशा अपने आप को बदलना पड़ता है सरकार। अब ये सी बात है। अब जरा कुछ बात, ये चाहते हैं अपने आप को रिटेल बिजनेस में, देश में तो बेचा ही बेचा, विदेश में बेचें। विदेश में बेचना आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देश की चीज़ें सही से बिकने लगे। At the same time, we are largest company in our industry segment in India, both in terms of market share and profit. लेकिन अच्छी बात यह है डियो कि हम लोग जो बता रहे हैं, जो कंपनी का मालिक है, लार्जेस्ट कंपनी है जो इस सेगमेंट का जो प्रॉफिट भी ज़्यादा बनाता है, साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट शेयर भी। He has satisfied base customer who are loyal to our brands. Shareholders are also satisfied stakeholder due to good return provided on their investment. और साथ साथ हमारा शेयर होल्डर्स भी खुश है, और क्योंकि उसको रिटर्न जितना किया उसके अनुसार से
प्रॉफिट भी मिलता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट जितना किया उसके अनुसार से रिटर्न भी मिलता है। व्हाट वुड बी द रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल? ऐसे सिचुएशन में बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का क्या रेलिवेंसी है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सीलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेहतर है। डियर एक बात समझ ले, एक्सीलेंस परमानेंट तो है नहीं डियर, एक्सीलेंस हमेशा बदलता रहता है। हमने इस चैप्टर या बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल में जो पढ़ा है बेटा, इसमें आपके साथ ही पढ़ा है कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हम कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल हम हर एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी हम अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हम अपने आप को सस्टेनेबल चाहते हैं, हम बाकियों से बेहतर बनना चाहते हैं। अभी बेहतर है इसका अर्थ नहीं कि कोई दूसरा कंपटीटर आपको कम्पीट नहीं कर लेगा। आप हमेशा रैंडम बेसिस पे अपने आप को, रैंडम बेसिस पे नहीं सरकार, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अपने आप को बदलते रहे, चेंज करते रहे। आइए सबसे पहले कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम एन अप्रोप्रिएट रीजन ऑन द क्वेरी। डियर फिर आपने, उन्होंने ऐसे मजे मजे में होता है कि सरकार हम तो ऑल ओवर इंडिया के सबसे बेहतर कंपनी है, हम देश में तो बेच ही रहे हैं, विदेश भी बेचना चाहते हैं। अब बताइए बिजनेस एक्सीलेंसी की क्या जरूरत है? हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाते हैं, हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साथ अपना सेल्स भी करते हैं, मार्केट शेयर भी सबसे ज़्यादा है। मीन्स इनडायरेक्टली वो कहने चाहते हैं कि सरकार हम ऑलरेडी एक्सीलेंट है, इसमें बिजनेस एक्सीलेंट मॉडल क्या करेगा? सिंपल सा सवाल है डियर। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है क्या, उनको समझाना पड़ेगा बेटा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल आपको ही पता है। आपको अगर परपेचुअल टाइम तक, कॉन्टिन्यूअस टाइम तक अगर आपने आपको सस्टेनेबल रखना है, बेहतर रखना है, सबसे आगे रखना है, तो अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। और बिजनेस के एक्सीलेंसी के जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं उनको अपने साथ समाहित या अपने साथ रखना पड़ेगा। डियर हमने पहले ही बता रखा है आपके साथ, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम क्रिएट कर सके वैल्यू अपने स्टेक होल्डर के लिए। स्टेक होल्डर हमने पहले भी समझा रखा आपको, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, कोई भी हो सरकार, हम सब के लिए स्टेक होल्डर्स के लिए हम बेहतरीन चाहते हैं। आप देखें ना, डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड क्रिएट द स्टेक होल्डर। साथ साथ किस कौन कौन स्टेक होल्डर होगा आपको ही पता है, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन। और आप समझ सकते हैं ना, आप जो देंगे वही आपको रिवॉर्ड बैक मिलेगा। तो एक्सेलेंस मॉडल जो है वो सब चीज़ों में एक्सेलेंस करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। द कंपनी शुड अचीव, क्या अचीव डियर? एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट में एक्सीलेंस करना चाहता है ऑफ इट्स ऑपरेशन। बिजनेस एक्सीलेंस प्रिंसिपल इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी डिराइव इनटू द ट्रेडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ए क्या होगा डियर? कहता है इट इज इंपेरेटिव नॉट जस्ट अचीव द एक्सीलेंस बट सस्टेन इट। डियर अभी आप बेहतर हैं इसका अर्थ नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हैं। ये आपको हमेशा के लिए बेहतर बनना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट आएगा। आइए हमने सबसे पहले आपको बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का यूज़ क्या है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट चाहिए सरकार, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है कि बस बात तो में हो गई, आप अभी हैं इसका अर्थ नहीं कि फ्यूचर में भी होंगे। ऐसे देखें, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल सस्टेन करता है, मेंटेन करता है एक्सीलेंसी एंड रिटेन इट देयर कंपेटिटिव एडवांटेज। और ये कब होगा? जब आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे। और वो भी कब क्या हो गए? डिफरेंट रिजल्ट है, इट हैज़ टू डू डिफरेंटली। डियर सिंपल सी बात है, पहले से जो कर रहे हो तो करते ही रहे। फैशन इंडस्ट्री है तो ऐसा नहीं कि आप ही परमानेंट हो गए, आपके अलावा भी कोई लोग तो आ जाएंगे और आपको चेंज कर लेंगे। तो जरूरत है कि एक्सीलेंसी करें और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करें। ये हमारा हमने एक्सप्लेन किया आपको बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है क्या। दूसरा है डियर अवेबिलिटी और अचीव द सस्टेनेबल एक्सीलेंस। लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल एक्सीलेंस कैसे आएगा, उसके क्या क्या लिस्ट ऑफ टूल्स है। डियर आपको पता है EFQM मॉडल नहीं, दूसरा बालब्रिज क्राइटेरिया, तीसरा सिंगापुर बी फ्रेमवर्क, जापानीज क्वालिटी अवार्ड मॉडल, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। डियर ये 4 5 6 मीन्स कुल मिला के अपने पास, ये थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है, थोड़ा नंबरिंग सुधार लेंगे। अपने पास कुल मिला के 5 मॉडल हैं। इस मॉडल को आप यूज कर सकते हैं अपने एक्सीलेंसी के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे डियर, फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ऑफ EF। आपको याद होगा हमने फंडामेंटल पे बात किया था क्या? आइए जरा थियरी और केस स्टडी में डिफरेंस समझते हैं। अगर थियरी आपको याद होगा तो कितना हमें फायदा मिल सकता है। ये है फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस। डियर ये है अपना कुल मिला के अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंसी कैसे आएगा। इसको आपको थोड़ा सा
अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आइए जरा इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार से ज़रा हमने पढ़ रखा है तो हम थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार हम इसको कैसे किसी केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ EFQM मॉडल क्या है ऑन द अपैरल कंपनी। जो अपैरल कंपनी है, जो फैशन से जुड़ी हुई कंपनी है, उस पे आप कैसे EFQM मॉडल लगाएंगे डियर। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे सीधा आते हैं डियर। आपको ये पहले बता रहे इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, हॉलिस्टिक ओवरव्यू है डियर। यहाँ पे जो करेंगे वही आपको ओवरऑल राउंड व्यू मिलेगा डियो, यानी जो आप ऑर्गेनाइजेशन में से दूसरे को देंगे, जो रिवर्ट बैक करेंगे, जो आप काम करेंगे वही आपको रिवर्ट बैक में मिलेगा। तो डियर सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या क्या है पहले हमने बात कर रखा है। एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ। एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, कस्टमर को आप क्या बेहतर दे रहे हैं, पहले से कितना बेहतर। सच्चाई ये है डियर कि हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, वो भी बात समझ में आ जाए। चेंजिंग एंड डायनेमिक मार्केट है अपना। जो फैशन इंडस्ट्री है, कपड़े का इंडस्ट्री है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया, कुछ नया। आपने देखा होगा आज किसी पर्टिकुलर स्टार ने कुछ और पहन रखा है, ये नया ट्रेंड में है। अच्छा ये पुराना, थोड़े दिन पुराना का पहन ले तो पुराना था। ये हमेशा कुछ ना कुछ, कपड़े तो वही हैं, बस कहीं से कभी काट दिया, कभी कहीं से काट दिया, कभी कहीं से काट दिया, बस इतना ही सा होता है। लेकिन नया है। नेक्स्ट क्या है, आपको पहले पता चलना है, व्हाट इज क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहिए अपने को, कस्टमर की नीड क्या है, नीड ऑफ कस्टमर। क्योंकि पूरा का पूरा जो आपको वैल्यू एड ऑन करना है, फाइनली कस्टमर ही पैसा देगा। तो आपको पता होना चाहिए कस्टमर क्या एंटिसिपेट करता है, उम्मीद क्या लगाता है आपसे पहले, उसके टेस्ट क्या है, अब मार्केट मूव कैसे करेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट एंड एक्सपीरियंस। और यही आपका वैल्यू है किसके लिए, कस्टमर के लिए। पहले क्वालिटी क्या है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। कपड़े केस में भी, या अगर हमें स्टिचिंग करानी है, अगर हमें किसी तरह का उसको मॉडिफाई करना, क्या करवाएंगे, क्या करवा देंगे। पहला क्वालिटी होना चाहिए। अवेलेबिलिटी में सोता आसपास जो भी है, जिसको भी अगर खरीदना है, ऐसा नहीं कि भैया 2 शहर के बाद हो, तो आसपास होना चाहिए। सपोर्ट मिलना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत हो, साथ साथ एक्सपीरियंस जो हो कस्टमर का, वो माने दिल खुश करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है अपना, क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए सब चीज पे, सब कुछ आसपास जितनी चीजें हैं सब पे आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करेगा। क्या कह रहा है, कंपनी शुड असेस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, मेजर एंड मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑन बिजनेस इंपैक्ट। क्या क्या डियर, लेकिन ध्यान रखना किस चीज पे, सोसाइटी पे। और एक बात ध्यान से रखना, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, पीपल एंड प्लानेट, ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट। अबे ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट क्या है डियर, कहता है ना 3 चीजें हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। पहला तो है आपका पीपल, जो आपका कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, जो आपका वर्कर हो सकता है, कोई भी हो सकता है डियर। नहीं तो ट्रिपल मॉडल में बॉटम लाइन में 3 होता है। पहला है अपना, इसमें जो छूटा हुआ है, हमने सोसाइटी तो पीपल पे बात कर ली, प्लान पे बात कर ली, और एक है अपना सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, वो है अपना प्रॉफिट। पीपल किससे रिलेटेड भैया, ये सोसाइटी है भाई, सोसाइटी। लोगों के सोच के अनुसार से चलना पड़ेगा सरकार। लोगों की सोच क्या है, लोगों की सोच ये है कि मोरल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आप जहां से रॉ मटेरियल खरीदें या अपने अंदर कुछ वर्करों से काम करा रहे हैं, वो वर्कर जो कम एज के हैं, 15 साल से भी कम के, तो ये यहाँ पे देखा जाता है भैया मोरल ठीक नहीं इस आदमी का। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। सिंस आप अपैरल बेच रहे हैं, मीन्स दिखावा, मीन्स कपड़े का फैशन इंडस्ट्री में है, तो फैशन इंडस्ट्री में दिखावे में डियर सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, आपने देखा होगा क्रोकोडाइल के चमड़े का बना हुआ बैग, जूता, नहीं चीता के बने हुए, टाइगर का बना हुआ, हाथी का, अब अलग अलग जानवरों के चमड़े से बना हुआ ये बैग है, और लोग बहुत हाईएस्ट रेट पे खरीदते हैं। डियर एक बात समझ लें, अगर आप चमड़ा यूज करके किसी जानवर को मार के अगर आप इसको बना के बेचते हैं दूसरे कंपनी को, तो कुछ लोगों के मोरल के अनुसार से सही नहीं होगा। खासकर इन इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चमड़े की चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और आज तो पेटा आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रखा है, तब पेटा वाले भी वही सिचुएशन में लियो। तो पेटा वाले हो या कोई भी हो, अगर आपने एनिमल का लेदर यूज़ किया है तो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि आपके इम्पैक्ट पे, आपके गुडविल पे भी निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है।
कुछ लोग एक्सक्लूसिवली लेदर के लिए फेमस है, तो जो लेदर एक्सक्लूसिव बना हुआ तो वो तो इससे अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन जो ओवरऑल सारे तरह के कपड़े बेच रहा है तो सेक्शन रखे, तो लेदर का सेक्शन थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखे। दूसरा, आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो आपका इम्पैक्ट किस चीज़ पे डियर, प्लानेट पे मीन्स एनवायरमेंट पे इफेक्ट थोड़ा सा नेगेटिव कम है। और हाँ, तीसरा होता है डियर अपने को प्रॉफिट। डियर ये जब ये दोनों ठीक होंगे ना, पीपल एंड प्लानेट या सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, तो अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, और फाइनेंशियल को ही क्या कहते हैं, अपना प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट डियर अपना है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स क्या, व्हाट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रेट एट, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या बेहतर कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, यही है आपका कैपेबिलिटी। उस कैपेबिलिटी को और सस्टेनेबल बनाना है, और उसको और स्ट्रेच करना और बेहतर बनाना है डियर, जो पहले था उससे और बेहतर। जिस तरह किसी भी कंपनी का, लेनोवो ही ले लें जो मैं यूज़ करता हूँ, ये बाकी तो फैशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ड्यूरेबल होता है। अब ड्यूरेबल है, ये ड्यूरेबिलिटी जो है वो बाकियों से बेहतर है। एप्पल क्या है भैया, स्मूथ होता है, ज़बरदस्त चलता है, और साथ साथ ड्यूरेबल भी होता है। सारे कॉन्फर्मेंस से लेके और परफॉर्मेंस से लेके वो अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्स तक जो भी पैरामीटर है, डायमेंशन है क्वालिटी का, सारा फुलफिल करता है जो एप्पल कंपनी है। तो सारा कुछ फुलफिल करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी जो है वो अपने को ट्रैक करो, क्विकली चेंज करो जो ज़रूरत है, और साथ साथ आपके पास जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, बाकियों से अलग। आप देखें ना, ब्रांड जो भी होता है, कोई भी ब्रांड हो, उसका बस एक बात, कुछ ना कुछ यूनिकपन होता है जो बाकियों से उसको अलग करता है। लीडिंग विद विजन। अब विजन के साथ कौन जिएगा, कौन जिएगा विजन के साथ, इंस्पायरेशन के साथ एंड इंटीग्रिटी के साथ। डियर एक बात समझ लें, आपका जो लीडर है, लीडर का मेन मोटो यही है कि अपने एम्प्लॉय से लेके अपने सराउंडिंग के लोगों को मोटिवेट रखे, क्लियर विजन दे कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग विद द एगिलिटी मीन्स चापलता के साथ, तेजी के साथ कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करें एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को। यानी सिचुएशन कोई भी अगर आ रहा है किसी तरह का, अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसको उसी तरह से रिस्पॉन्स करें। एक एग्जाम्पल भी लिख रहा है, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स आर बिकमिंग लार्जली रिडंडेंट ड्यू टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा आजकल रेस्टोरेंट बड़ा ही खाली खाली सा लगता है। पहले रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं होती थी, आजकल सारा रेस्टोरेंट खाली। मैक्सिमम रीजन क्या है, बस एक रीजन है डियर, आपको पता है, होम डिलीवरी। होम डिलीवरी जो फ्री है डियर, चाहे जोमेटो हो। अब होम डिलीवरी से क्या है, लोग घर पे मंगा लेते हैं, और जब घर पे मंगा लेते हैं तो रेस्टोरेंट जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है डियर। तो अगर सिचुएशन चेंज हो रहा है तो जरूरत नहीं कि आप ऑनलाइन ही क्या बोलते हैं फिजिकली बेचे, आपको अगर ऑनलाइन बिक रहा है तो ऑनलाइन बिके। सक्सेडिंग थ्रू द टैलेंट ऑफ द पीपल। डियर आपको बताया था मैंने कि इंसान अकेला, अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक कहावत है डियर। उसी तरह से एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, तो अलग अलग पर्सन के आप टैलेंट को यूज कीजिए, टीम अप्रोच यूज कीजिए, और उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बनाइए। नेक्स्ट डियर, सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होना चाहिए डियर, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, कॉन्स्टेंट एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन होना चाहिए, ताकि पता तो चले कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं डियर। अच्छा, ये था अपना कितने पार्ट, कुल मिला के 8 पार्ट थे। ये था अपना पहला एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर। थर्ड, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। फोर्थ, हार्नेसिंग मीन्स कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। किसी का कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डियर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड innovation, point number 4. Leading with the vision, inspiration and integrity, point number 5. Managing with agility, that's equal point number 6. Next, succeeding through the talent of the people, 7. और 8 है डियर, sustaining outstanding result, that's equal 8. ये 8 पॉइंट है डियर। इस पॉइंट्स को लेके हमें क्या करना है, हमें बताना है उन्हें, जो हमसे राय ले रहे हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है जिससे आप EFQ से अपनी कंपनी को बाकियों से बेहतर बना सकते। चले नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्राइटेरिया ऑफ मॉडल। ये आपको बताया था, एक डूअर होता है और बाकी रिजल्ट होता है। क्या है,
यस 5 and 4 का रेशियो याद है, 5 and 4 का रेशियो। यस रिजल्ट तभी आएगा जब आप कुछ करोगे, और करोगे कौन करेगा, उसे कहेंगे इनेबलर्स, डूअर। आइए, तो हमारा ये हिस्सा जो है क्राइटेरिया ऑफ मॉडल ऑफ द कंप्राइज्ड 5 इनेबलर्स एंड 4 रिजल्ट्स। पहले हमने रिजल्ट पे पहले बात कर रखा था, आइए पहले हम रिजल्ट से ही शुरू करते हैं। रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट क्या क्या है, किस किस तरह का रिजल्ट आएगा, क्या हमें पता है रिजल्ट्स कितने तरह के होंगे। डियर कस्टमर रिजल्ट्स मीन्स कस्टमर डिलाइट होगा। पीपल रिजल्ट्स में पीपल आसपास के लोग जो होंगे, स्किल एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, साथ साथ आपका कस्टमर, ये सारे कस्टमर तो पहला हो ही गया। जो भी पीपल होगा मीन्स हमारा सप्लायर, हमारा वर्कर, अगर मोटिवेटेड होगा, ट्रेंड होगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर करेगा। सोसाइटी रिजल्ट्स, गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बन के, अगर आप देखें बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इन्फोसिस का मालिक हो, या विप्रो का मालिक हो, या आपके टाटा का कंपनी का मालिक हो, ये सारे के सारे बड़ा डोनेशन भी करते हैं सोसाइटी के लिए, कि हमने सोसाइटी से कमाया है तो कुछ सोसाइटी के लिए देते हैं। नेक्स्ट बिजनेस रिजल्ट। बिजनेस रिजल्ट आपको पता है फाइनेंशियल टर्म में होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इन चारों रिजल्ट सारा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, देखो चाहता तो केवल प्रॉफिट ही है, लेकिन बिना कस्टमर को सेटिस्फाई किए कैसे आ जाएगा प्रॉफिट। और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको अपने वर्कर्स को खुश रखना पड़ेगा, और वर्कर्स और टोटल हमारा सोसाइटी जब तक खुश नहीं होगा तब तक कंपनी का एक पॉजिटिव वेव्स नहीं बनेगा। उस पॉजिटिव वेव्स बनाने में सोसाइटी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। डियर नेक्स्ट है डियर अपना इनेबलर्स। अब इनेबलर्स क्या क्या है, एक तो लीडरशिप होना चाहिए, बेहतर लीडरशिप, क्योंकि लीडर ही दूसरे को मोटिवेट करता है कि भैया कुछ करो, कुछ कर जाओ। और सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी डेवलप करता है, और करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पे लेता है बेटा। नेक्स्ट क्या है डियर, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, ऑपरेशन शुड बी प्लान एंड डायरेक्टेड एज पर द क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटजी। पीपल, excellence is possible only through the people motivated and organized या recognize and manage workers ही आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज। जिसके साथ भी अपना पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी तरह का पार्टनरशिप हो, चाहे वो सप्लायर हो या हमारे प्रोडक्ट को बेचने वाला हो, उस पार्टनरशिप का हमें देखना पड़ेगा हमारे सक्सेस के लिए कितना क्रूशियल है। अगर है तो हम उसको कितना बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं। रिसोर्सेज, जो भी आपका टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, हम उसको कितना प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। लास्ट प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ए डियर, इसके बिना बेहतरीन क्या प्रोडक्ट क्या बेचेंगे, इनको बेहतर करना पड़ेगा। तो 5 चीजें हैं जिनको बेहतर करना पड़ेगा काम में, लीडरशिप में। पहला लीडरशिप, दूसरा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पीपल जो भी लोग काम में इन्वॉल्व है वो, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर ये 5 बेहतर होंगे तो 4 रिजल्ट आएगा, कस्टमर खुश रहेगा, सोसाइटी खुश रहेगी, और साथ साथ आपका एम्प्लॉय भी खुश रहेगा, और एज ए रिजल्ट आपके पास ढेर सारी लक्ष्मियाँ आएंगी। डियर EFQM मॉडल है क्या, सिंपल से शब्दों में अगर बात करें, बिल्कुल आसान सी बात है। EFQM मॉडल सिंपली मीन एंड सिंपली मीन हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर कैसे हो, बाकियों से हम कैसे बेहतर हो, उसके लिए कुछ मॉडल्स हो, कुछ फॉर्मेट हो, कुछ फॉर्मूला हो। कुछ बच्चा कहता है ना कि सर एक फॉर्मेट लिखवा दो क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, यही मॉडल है। और मॉडल कुल मिला के आपके पास 5 है। उसमें मेनली हमारे सिलेबस में EFQM मॉडल है, जो कहता है ऑलराउंड परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, हम सबका परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। ये सेल्फ असेसमेंट का तरीका है, और सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके लिए 9 इंग्रेडिएंट है, जो एक इनेबलर्स 5 हैं और रिजल्ट अपने 4 हैं। उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मिला के 8 है, जिसमें आपको वैल्यू एड ऑन कैसे करें, किस तरह का हमारा कंपनी अपने को सस्टेनेबल करेगा, अपने को कॉन्टिन्यूअस कैसे बदले, ये सारी बातें हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर के नज़रों में वैल्यू बढ़ाएं, अपना वैल्यू एडिशन बढ़ाएं, ताकि कस्टमर हमसे डिलाइट रहे और सोसाइटी हमसे खुश रहे, हमारा एम्प्लॉय हमसे खुश रहे, ताकि ओवरऑल हमारा लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी हो, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म तो प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़े दिनों तक चले और बेहतर चले बेटे। तो ये था हमारा EFQM मॉडल और साथ साथ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल डियो।